जय देश। बिहार नमन जीएस परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बिहार की समृद्ध स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पेंटिंग विद्या मधुबनी चित्रकला पर चर्चा करेंगे। इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। वर्ष 2020 में इस पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। बिहार की ऐतिहासिक कला एवं समृद्ध परंपरा आरंभ से ही अन्वेषण एवं आकर्षण का केंद्र रहा है। मधुबनी चित्रकला या मधुबनी पेंटिंग भी उनमें से एक है। यह चित्रकला राज्य के मिथिलांचल क्षेत्र जैसे दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी तथा नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रशैली है। यह चित्रकला कितनी पुरानी है इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, परंतु इस पेंटिंग का प्रथम साक्ष्य विद्यापति द्वारा लिखी गई पुस्तक कीर्ति पताका में मिलता है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों, कागज, बैग आदि पर उतर आई है। मिथिला की महिलाओं द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को अब पुरुषों ने भी अपना लिया है। न जाने कितने समय से इस चित्रकला ने लोगों को आकर्षित किया है। घनी की हुई चित्रकारी तथा उसमें भरे गए चटख रंग इंद्रधनुष की तरह दिखते हैं। माना जाता है कि इस चित्रकला को राजा जनक ने राम सीता के विवाह के समय महिला कलाकारों द्वारा बनवाया था। पहले तो केवल ऊंची जाति की महिलाओं जैसे ब्राह्मण, कायस्थ को ही इस कला को बनाने की इजाज़त थी, लेकिन समय के साथ साथ ये सीमाएं भी खत्म हो गई। अब इस विद्या को मछुआरा, पासवान आदि जातियों ने भी अपना लिया है। पासवान जाति के समुदायों के द्वारा राजा सलहेश के जीवन वृतांत का चित्रण भी किया जाने लगा है। इस समुदाय के लोग राजा सलहेश को अपने देवता के रूप में पूजते हैं। मिथिला की महिलाएं पारंपरिक रूप से अपने घरों दरवाजों पर चित्रों को उकेरती रही है। इन चित्रों में समूचा संसार रच बस जाता है। पिछले कुछ दशकों से इस चित्रकला को कपड़े या फिर पेपर के कैनवास पर भी खूब बनाया जा रहा है। मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव की जगदम्बा देवी, सीता देवी और रशीदपुर गांव की गंगा देवी के साथ मिथिला पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाने में महासुंदरी देवी की अहम भूमिका रही है। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित महासुंदरी देवी को वर्ष 2011 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था। मधुबनी चित्रकला को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, भित्ति चित्र और अरिपन या अल्पना। भित्ति चित्र इसे मिट्टी से पुती दीवारों पर बनाया जाता है। इसे घर की 3 खास स्थानों पर ही बनाने की परंपरा है, जैसे भगवान का घर, नवविवाहितों के कमरे एवं शादी या किसी विशेष अवसर पर घर की बाहरी दीवारों पर। भगवान के चित्रों में जिन देवी देवताओं को दिखाया जाता है उनमें माँ दुर्गा, काली, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश तथा विष्णु के 10 अवतार नवविवाहित जोड़ों के लिए बने कोहबर घर में प्रतीक रूप में प्रजनन के अवयवों, मिथकों और लोक कथाओं का चित्रण जीवन दर्शन को ही निरूपित किया जाता है। कोहबर घर के भीतर और बाहर बने चित्र कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। कोहबर के बाहर रति एवं कामदेव के चित्र एवं इसके भीतर पुरुष नारी के जननांगों की आकृति तथा चारों कोनों पर यक्षिणी के चित्र बनाए जाते हैं। पशु पक्षियों की चित्रकारी प्रतीक रूप में होती है, जिनमें सुग्गे कामवाहक प्रतीक के रूप में, मछली कामोत्तेजक प्रतीक के रूप में, सिंह शक्ति के प्रतीक के रूप में, हाथी घोड़े ऐश्वर्य के प्रतीक के रूप में, हंस मयूर शांति के प्रतीक के रूप में चित्रित या प्रयोग किए जाते हैं। कुछ पौधों की आकृति भी कोहबर घर में देखी जा सकती है, यथा केला एवं बांस के चित्र। केला मांसलता तथा बांस वंश वृद्धि के प्रतीक के रूप में कोहबर की भीतरी दीवारों पर चित्रित किए जाते हैं। नवविवाहित जोड़ों को सर्वप्रथम कोहबर घर में बने सूर्य एवं चंद्र की आकृतियों के दर्शन कराए जाते हैं, जो दीर्घ जीवन के प्रतीक के रूप में बनाए जाते हैं। उत्सव विशेष अवसर पर
कई प्राकृतिक और रम्य नज़ारों की पेंटिंग बनाई जाती है, जैसे पशु पक्षी, सूर्य व चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे यथा तुलसी, फूल पत्ती आदि को स्वास्तिक के चिन्ह के साथ सजाया संवारा जाता है। अरिपन। मिथिला में जितने भी त्योहार या उत्सव होते हैं उन सब में आंगन और दीवारों पर चित्रकारी करने की बहुत पुरानी परंपरा है। आंगन में जो चित्रकारी की जाती है उसे अरिपन तथा दीवारों पर की गई चित्रकारी को पट्टचित्र कहा जाता है। प्रारंभ में इसे इसलिए बनाया जाता था ताकि खेतों में फसल की पैदावार अच्छी हो, लेकिन अब इसे शुभ कामों में भी बनाया जाता है। बंगाल में अल्पना एवं मिथिला में अरिपन के रूप में यह परंपरा महिलाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति के रूप में बढ़ती रही है। यह आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाए जाने वाले आकर्षक चित्र होते हैं। चित्र बनाने के लिए माचिस की तीली व बांस की कूची को बहुत देर तक पानी में भिगोने के बाद सिलूटी लोढ़ी पर अच्छी तरह से पीस लिया जाता है। उसमें थोड़ा पानी मिलाकर एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है जिसे पिठार कहा जाता है। इसी पिठार से गाय के गोबर या चिकनी मिट्टी से लिपी गई भूमि पर महिलाएं अपनी उंगलियों से चित्र या अरिपन बनाती है। विशेष बात यह है कि अलग अलग उत्सवों पर भित्ति चित्र भिन्न भिन्न अरिपन बनाया जाता है। जैसे अविवाहित लड़कियों के लिए तुलसी पूजा के अवसर पर बनाए गए अरिपनों में ज्यामितीय आकारों, विशेषकर त्रिकोणात्मक और आयताकार आकारों का अधिक प्रयोग होता है। विवाह और उत्सवों के अवसर पर पत्तियों के आकार का सर्वाधिक उपयोग होता है। इस प्रकार यह अन्य लोक कथाओं की भांति विभिन्न पर्व त्योहारों, अनुष्ठानों, विवाह, यज्ञोपवीत एवं शुभ धार्मिक अवसरों से अभिन्न रूप से जुड़े रहते हैं। मधुबनी चित्रकला के चित्रों में चटख रंगों का प्रयोग खूब किया जाता है और ये रंग भी प्राकृतिक स्रोतों से ही बनाए जाते हैं, जैसे हरा रंग हरी पत्तियों से, पीला रंग सरसों एवं हल्दी से, सिंदूरी रंग सिंदूर से, लाल रंग पीपल की छाल से, सफ़ेद रंग दूध एवं चावल से। इसके अतिरिक्त चित्रों में गुलाबी एवं नींबू रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। रंग की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए रंगों में बबूल के वृक्ष की गोंद को मिलाया जाता है, किंतु वर्तमान समय में रासायनिक रंगों का प्रयोग भी किया जा रहा है। मधुबनी चित्रकला में चित्रण में रंगों का समायोजन विशेष उल्लेखनीय है। पीला रंग धरती, उजला रंग पानी, लाल रंग आग, काला रंग वायु एवं नीला रंग आकाश के लिए प्रयोग किया जाता है। मिथिला पेंटिंग की खोज एवं प्रसार। आश्चर्य की बात है कि मिथिला पेंटिंग को लेकर स्थानीय लोग और राज्य शुरू से उदासीन रहे हैं। सिर्फ परंपरा के नाम पर वे इसका निर्वहन पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। 1934 में बिहार में भारी भूकंप आया था जिसमें जन धन की अधिक क्षति हुई थी। भूकंप पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के क्रम में तत्कालीन ब्रिटिश अफसर और कला प्रेमी WG आर्चर की दृष्टि क्षतिग्रस्त मकानों की भित्तों, दीवारों पर बनी रेल, कोहबर आदि चित्रों पर पड़ी। मंत्रमुग्ध हो उन्होंने इसे अपने कमरे में कैद कर लिया। बाद में वे इस कला के संग्रह और अध्ययन में जुट गए। 1949 ईस्वी में मार्ग जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में उन्होंने मिथिला पेंटिंग नाम से एक लेख इस कला में प्रयुक्त बिंबों और प्रतीकों का विवेचन करते हुए लिखा। ब्राह्मणों की पेंटिंग में प्रयुक्त रंग मीरो, इसका पूरा नाम जोआन मीरो ई फेरा है। ये स्पेन प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार थे की पेंटिंग के समानांतर है, जबकि कायस्थों की पेंटिंग काले टेराकोटा रंगों के ग्रीक गुलदानों से मिलते जुलते हैं। ब्राह्मणों की पेंटिंग में पतली, अस्थिर और कमजोर रेखाएं होती हैं, जबकि कायस्थों की पेंटिंग की रेखाएं सधी हुई, मजबूत और स्पष्ट होती है। चित्रों के आध्यात्मिक अर्थ और विभिन्न शैली की पड़ताल 60 के दशक में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की तत्कालिक निदेशक पुपुल जयकर की देखरेख में भास्कर कुलकर्णी द्वारा किया गया। इसके पश्चात देश विदेश के कला प्रेमियों ने इस चित्र शैली की ख्याति पहुंची। धीरे धीरे इस कला की प्रदर्शनी फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और जापानी में बढ़ती चली गई। फ्रांस के वैक्स वैकुआद, जर्मनी के एरिका स्मिथ मोसर, अमेरिका के रेमंड ओयंस, जापान के हासेगावा और भारत के उपेंद्र महर्षि एवं ज्योतिंद्र जैन ने
इस चित्र शैली को व्यवस्थित रूप से सहेजा और इसका प्रचार प्रसार किया। सन 1988 में तोक्यो हासेगावा द्वारा जापान के तोकामाची हिल्स के निगाता इलाके में मिथिला लोकचित्र कला संग्रहालय की स्थापना की गई। आज मधुबनी कला शैली में अनेकों उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिनका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार फैलता ही जा रहा है। दुख की बात यह है कि मधुबनी पेंटिंग बनाने वाले कलाकारों को उनका समुचित मेहनताना नहीं मिल पाता है, क्योंकि पहला इन उत्पादों को बेचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के रूप में बिचौलिया काम करता है और उनके हक का पैसा खा जाता है। दूसरा, चित्रकला को खरीदने वालों का एक सीमित वर्ग होता है। यह सच है कि मिथिला पेंटिंग ने अपने रंगों के साथ 4 दशकों में विदेशों में गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन अपने देश में अब भी उसे सही ठिकाना नहीं मिला है। एक तरफ बाजार में भारतीय कला को मुँह मांगी कीमतों पर खरीदा बेचा जाता है, वहीं मिथिला शैली पर पहचान का संकट है। उसे एक बार फिर से लोक कला के खांचे में फिट करके उसकी परवाज रोकने की साजिश की जा रही है। गैर सरकारी संस्थान और सरकार दोनों इसके लिए जिम्मेदार है। कलाकारों के पास न कोई संगठन शक्ति है, न दबाव बनाने के कोई और तरीके। उनकी चिंता तो बस इतनी है कि किसी तरह गुजारा हो जाए। विगत कुछ वर्षों में सरकारी प्रयासों तथा जन रुचि के कारण इस चित्रण शैली की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। इस शैली की मुख्य प्रतिनिधियों में पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या देवी, जगदम्बा देवी, सीता देवी, भगवती देवी, मैना देवी आदि का नाम चोटी के कलाकारों के रूप में लिया जाता है। थैंक यू।